नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 73वें एनसीसी दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एनसीसी कैडेटों और कर्मचारियों द्वारा 32 यूनिट रक्तदान। राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर ममता बाई को कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग द्वारा सम्मानित किया गया। चन्नापटना उपचुनाव कांग्रेस के सीपी योगेश्वर ने एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल को हराया। शिव कुमार ने कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व को दिया। देवेंद्र देश को नागपुर का उपहार है, कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे अहम किरदार बन गए फडणवीस। यूपी उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश ने लिखा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाया, अब असली संघर्ष शुरू हुआ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 73वें एनसीसी दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कर्नाटक एयर एनसीसी बीदर ने आम जनता और एनसीसी के बीच रक्तदान के महत्व और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 23 नवंबर को ब्रिम्स अस्पताल में एक रक्तदान जागरूकता रैली और रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें विशेष रूप से कैडेट्स ने भाग लिया। यह जागरूकता रैली ब्रिम्स अस्पताल से शुरू होकर अंबेडकर सर्कल, शिवाजी सर्कल, नेहरू स्टेडियम होते हुए ब्रिम्स अस्पताल पहुंची। ब्रिम्स ने अस्पताल के ब्लड बैंक के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्लड बैंक सेंटर में एनसीसी यूनिट के कैडेटों और स्टाफ का 32 यूनिट रक्तदान किया गया। एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन वीएनएल रेड्डी ने छात्रों को संबोधित किया और रक्तदान के महत्व और समाज में एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारियों पर जोर दिया। कार्यक्रम में 3 एयर एनसीसी स्टाफ, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अनूप कुमार एलिया, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के एएनओ, फ्लाइंग अफसर नागराज, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के एएनओ ने भाग लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रेड्डी, कमांडिंग अफसर नंबर 3 कर्नाटका एयर एनसीसी स्क्वाड्रन का सीईओ हूँ। यहाँ हमारे साथ 120 बच्चे जो आए हुए हैं एनसीसी कैडेट्स। आज एनसीसी 73rd रेजिंग डे के ओकेशन में हम ब्लड डोनेशन कैंप एंड ब्लड डोनेशन अवेयरनेस रैली दोनों किया हुआ है। इस रैली में एनसीसी कैडेट्स ने स्लोगन्स के साथ साथ प्ले कार्ड्स भी यूज़ करते हुए बीदर का एरिया में अंबेडकर सर्कल, शिवाजी सर्कल, नेहरू स्टेडियम के द्वारा जाते हुए 3 किलोमीटर का जो रैली किया है, उस रैली में बच्चे ने बीदर सिटी को ये अवेयरनेस दे रहा है कि ब्लड डोनेशन देना कितना ज़रूरी है और खुद बच्चों के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनकलकेट करने के लिए एनसीसी ने अपना एक्टिविटीज़ के थ्रू इनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाना है और खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्प्रूव करने के लिए ऐसा एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हम जो कंसिडर करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें बच्चे खुद जो एलिजिबल एनसीसी कैडेट्स है वो ब्लड डोनेट करेंगे। इस डोनेशन का 2 फ़ायदा है। एक, ये जो ब्लड डोनेट कर रहा है ये कोई ज़रूरत पेशेंट को हेल्प होगा अपना लाइफ सेविंग में या ट्रीटमेंट में। सेकंड, जो कैडेट जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका ब्लड रिसर्कुलेट होके उनका भी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये जो मैसेज जो है हम सोसाइटी को देना चाहता है थ्रू एनसीसी कैडेट्स, एंड कैडेट्स के अंदर भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिविंग बैक टू सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट में एज पार्ट ऑफ एनसीसी स्लोगन वेयर लीडरशिप, डिसिप्लिन एंड यूनिटी, ये मेंटेन करते हुए ये एक्टिविटी को हम आयोजन किया है आज। एंड हम सबसे ये ओथ भी लिया है कैडेट से कि हर साल एक बार कम से कम अपना ब्लड डोनेट करेगा और एक कैडेट कम से कम 10-20 लोगों को ये अवेयरनेस कराएगा कि सोसाइटी में ब्लड डोनेट करने के लिए एंकरेज भी करेगा। थैंक यू। ग्रुप कैप्टन वीएनएल रेड्डी, कमांडिंग ऑफिसर नंबर 3 कर्नाटका एयर एनसीसी बीदर। कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान ने ममता बाई को राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर नूर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इमरान सईद, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुवित एस मोरे,
भारतीय खेल विंग एवं राज्य सचिव सिद्धार्थ एस.एम. सहित अन्य उपस्थित है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी को। मैं मोहम्मद परवेज़ खान ममिता बाई का सम्मान करता हूं। नेशनल गोल्ड मेडल लाए हैं, उसके लिए बीदर के लिए मुझे खुशी हुई। ऐसे ही आप ये करते रहिए और मेरा जितना हो सकेगा मैं सपोर्ट करूंगा। सभी वुमेन्स भी ऐसे ही कीजिए, मेरी दिली तमन्ना है। आप सभी लोग ऐसे ही नेशनल को जाइए, जितना हो सके करूंगा। मैं नेशनल को लेके जाऊंगा, इंटरनेशनल भी लेके जाऊंगा। आपको मेरा फुल सपोर्ट रहेगा आप सबको। मैं बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಮಿತಾ ಬಾಯಿ ಅಂತ. ನಾನು ಜೈಲ್ ಹೆಡ್ ವಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀದರ್ ಜೈಲಿನಾಗ. ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ MD ಪರ್ವೇಜ್ ಖಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿನ್ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸರು. ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡೈಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಂಗೆ ಕೋಚರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 35+ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ಲು ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ನಂದು. ಆಮೇಲೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ 10, 11, 12 ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ದಾಗೂ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಂದೀನಿ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ತಂದೀನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ 17 ತಾರೀಕು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಿದ್ದೀನಿ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲು. ಮತ್ತು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಂಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಭೀ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡು 10Kಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಆಗಿಮ್ಯಾಕ ಮುಂದೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. 2 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬು ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಜೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ ವಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಸರರು, ಪರ್ವೇಜ್ ಖಾನ್ ಸರರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತು KP ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ದವರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಓಪನ್ ನ್ಯೂಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಭೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। कांग्रेस के सीपी योगेश्वर ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए हाई प्रोफाइल चन्नपटना सीट जीत ली।
उन्होंने जेडीएस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को 25,413 मतों के अंतर से हराया। अभिनेता से नेता बने निखिल कुमारस्वामी, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं, को 87,229 वोट मिले हैं, जबकि इस क्षेत्र के दिग्गज राजनीतिक नेता योगेश्वर को 1,12,642 वोट मिले हैं। इस क्षेत्र से 5 बार विधायक और पूर्व मंत्री योगेश्वर अपने नामांकन से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले योगेश्वर ने भाजपा जेडीएस गठबंधन के नेताओं से अपील की थी कि वे उन्हें भगवा पार्टी से टिकट देने पर विचार करें। योगेश्वर को जेडीएस के टिकट पर चुनाव लड़ाने की योजना थी, लेकिन वह इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और चाहते थे कि कुमारस्वामी उन्हें बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर समर्थन दे। यह कुमारस्वामी और उनकी पार्टी को स्वीकार्य नहीं था, जिसके बाद योगेश्वर ने पार्टी छोड़ दी। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व के साथ 5 गारंटियों को दिया। शिव कुमार ने कहा है कि जी 2028 के विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना है, जहां पार्टी एक बार फिर जीतेगी। कांग्रेस ने चन्नापटना, शिगांव और संदूर विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की। उपचुनाव 13 नवंबर को हुए थे और नतीजे आज घोषित किए गए। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शनिवार को संदूर पर अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखी और उसकी उम्मीदवार ई अन्नपूर्णा ने भाजपा के एसटी मोर्चा अध्यक्ष बंगारू हनुमंतु को हराकर सीट जीत ली। चन्नापटना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सीपी योगेश्वर ने जेडीएस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को हराकर यह हाई प्रोफाइल सीट जीत ली। इसी तरह कांग्रेस के यासिर अहमद खान पठान ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बेटे भरत बोम्मई को हराकर शिगांव विधानसभा क्षेत्र जीता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार बीपीएल कार्ड धारकों की कोशिश कर रही है। इस तरह वह अपनी गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार पैसे बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कार्ड गृहलक्ष्मी और अन्नभाग्य योजनाओं से भी जुड़े हैं। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने में असमर्थता के बारे में कबूल करे। पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस गारंटियों को लागू करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हम बीपीएल कार्ड के अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार बेबुनियाद बहाने बना रही है और उसने लाखों बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए जाते हैं तो गृहलक्ष्मी योजना और अन्नभाग्य योजना के लिए आवंटित आवश्यक धनराशि बच जाएगी। ऐसा करके राज्य सरकार करोड़ों रुपए बचाना चाहती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पार्षद से लेकर नागपुर के सबसे युवा महापौर और फिर महाराष्ट्र के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनने तक देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर स्थिर रहा है और विधानसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन से ऐसा लगता है कि वह तीसरी बार राज्य के शीर्ष पद पर आसीन होंगे। मराठा राजनीति एवं नेताओं के प्रभुत्व वाले राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले 54 वर्षीय नेता फडणवीस भाजपा की पुरानी सहयोगी शिवसेना के मनोहर जोशी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे ब्राह्मण हैं। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले मातृभूमि नेता इस प्रतिष्ठित पद के लिए स्पष्ट रूप से पहली पसंद थे, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह दोनों का उन पर विश्वास था। मोदी ने एक चुनावी रैली में उनके बारे में कहा था, देवेंद्र देश को नागपुर का उपहार है। मोदी ने 2014 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हालांकि धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन चुनाव में पार्टी की अभूतपूर्व जीत का कुछ श्रेय प्रदेश भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष फडणवीस को भी गया था। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और बाद में भाजपा के नेता रहे। स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। गंगाधर फडणवीस को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं।
उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव के चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब असली संघर्ष शुरू हो सकता है। उसके साथ ही उन्होंने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। अखिलेश यादव ने चुनाव के नतीजे आने से पहले कहा था कि अगर निष्पक्ष मतगणना होती है तो अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और संभव है कि सभी 9 सीटें सपा के खाते में जाए। हालांकि नतीजे सामने आने के बाद तस्वीर कुछ और ही रही। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीतती दिख रही है, वहीं अन्य 7 सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों के खाते में जाती नजर आ रही हैं। इसके बाद अखिलेश यादव के चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। अखिलेश यादव ने लिखा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं, अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीड़िए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम लगभग सामने आ गए हैं। राज्य में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है। दोपहर 3 बजे तक महायुति राज्य की 226 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं विपक्षी कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार को बुरी हार मिली है। चुनाव में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद भी राज्य की अनुशक्ति नगर सीट से चुनाव हार गए हैं। परिणाम के बाद स्वरा और फहद ने ईवीएम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। चुनाव में एनसीपी की उम्मीदवार सना मलिक को 49,341 वोट मिले हैं और उन्होंने 3,378 वोटों से चुनाव जीता। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार फहद अहमद दूसरे नंबर पर रहे और उनको 45,963 वोट मिले। तीसरे नंबर पर मनसे के आचार्य नवीन विद्याधर रहे, जिन्हें 28,362 वोट मिले हैं। स्वरा भास्कर ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा, पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। वहीं फहद ने कहा, 16वें राउंड के बाद और सभी राउंड में लगातार बढ़त के बाद 99% चार्ज हो चुकी ईवीएम मशीनें खोली गई। इसके बाद बीजेपी समर्थित एनसीपी अजित पवार की उम्मीदवार ने बढ़त बना ली। यह हेरफेर है। हम 16वें, 17वें, 18वें और 19वें राउंड की दोबारा गिनती की मांग करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में धर्म परिवर्तन करवाने के वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ये बात तब सामने आई जब इस गिरोह ने एक टैक्सी ड्राइवर और इसके परिवार को धर्म परिवर्तन करने के लिए 5 लाख रुपए का लालच दिया। इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर के बच्चों की शिक्षा के लिए शहर के बड़े स्कूलों में एडमिशन का भी लालच दिया गया। इंदौर के लसूड़िया थाने में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर और उसके परिवार को धर्म परिवर्तन करने के लिए 5 लाख रुपए देने का लालच दिया गया। साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए शहर के बड़े स्कूलों में एडमिशन कराने का लालच भी दिया गया। परिवार के लोगों ने इस मामले की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को दी। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने धर्म परिवर्तन करने वालों के घर पहुंचकर उन्हें पकड़ा और लसूड़िया थाना पुलिस के हवाले किया। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र के निवासी सन्नी मंदोत टैक्सी ड्राइविंग का काम करते हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसे देखते हुए कुछ लोगों ने उनकी मुलाकात की और उनसे क्रिश्चियन धर्म अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए देने का लालच दिया गया और बच्चों को शहर के बड़े स्कूलों में एडमिशन करवाने का झांसा भी दिया गया। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति लगता है भारत के साथ रिश्तों को खराब करने पर तुले गए हैं। पहले अदानी मामले में तथाकथित घूस देने का आरोप लगाकर अमेरिकी अदालत ने कार्रवाई शुरू कर दी। अब इसके 2 दिन बाद ही अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत के खिलाफ दूसरा बड़ा एक्शन ले लिया है। इससे भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास आने की आशंका बढ़ गई है।
भारत के खिलाफ अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगातार एक के बाद एक ऐसी कार्रवाइयों के बाइडेन की उस सोच को भी सामने ला दिया है जिसे उन्होंने अब तक दबाए रखा है। गौतम अडानी पर कार्यवाही करने के बाद अब अमेरिका ने भारत के एक नागरिक पर रूस की कंपनियों के लिए अमेरिकी विमानन सामग्री हासिल का आरोप लगाया है। साथ ही इस आरोप में निर्यात नियंत्रण कानून के उल्लंघन के तहत अमेरिकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि नई दिल्ली स्थित एयर चार्टर सेवा प्रदाता अरेजो एविएशन के प्रबंध भागीदार संजय कौशिक को 17 अक्टूबर को मियामी में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह आधिकारिक यात्रा पर भारत से आए थे। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार अरेजो एविएशन दिल्ली कैंट के मेहरम नगर में स्थित है और यह विमानन सेवा कंपनी है जो चार्टर विमान, हवाई एम्बुलेंस के क्षेत्र में काम करती है। साथ ही वाणिज्यिक, सामान्य और कॉर्पोरेट विमानों के कलपुर्जे और पायलट मुहैया कराती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को चीन जाने के अपने प्लान का आधिकारिक ऐलान किया और उन्होंने बीजिंग दौरे से पहले ही यह भी दावा कर दिया है कि उनकी आगामी चीन की आधिकारिक यात्रा काफी सफल होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद किसी पड़ोसी देश की केपी शर्मा ओली की यह पहली यात्रा है। ओली ने कहा, मैं 2 दिसंबर को चीन की यात्रा पर जा रहा हूं और यह महज एक दौरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा के दौरान लोगों और देश के हित को ध्यान में रखेंगे। ओली ने स्पष्ट किया कि वह यात्रा के दौरान चीन से ऋण मांगने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा, उत्पादकता बढ़ाना मेरी प्राथमिकता होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ओली की यात्रा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, मगर ओली ने स्वयं अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ बता दिया है। वह दोबारा नेपाल की परंपरा को तोड़कर चीन पहुंचेंगे क्योंकि आमतौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत की यात्रा करता रहा है, मगर केपी ओली ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इस परंपरा को तोड़कर चीन की यात्रा की थी। अब कुछ महीनों पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार गिरने के बाद फिर से केपी ओली पीएम बन गए हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 73वें एनसीसी दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एनसीसी कैडेटों और कर्मचारियों द्वारा 32 यूनिट रक्तदान। राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर ममता बाई को कर्नाटका स्पोर्ट्स विंग द्वारा सम्मानित किया गया। चन्नापटना उपचुनाव कांग्रेस के सीपी योगेश्वर ने एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल को हराया। शिव कुमार ने कर्नाटका विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व को दिया। देवेंद्र देश को नागपुर का उपहार है, कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे अहम किरदार बन गए फडणवीस। यूपी उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश ने लिखा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाया, अब असली संघर्ष शुरू हुआ। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।